दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल की रैली का किसानों ने किया जमकर विरोध। किसानों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। वहीं 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों के लिए ईवीएम मशीन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। वहीं राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला। बोले अर्थव्यवस्था को सवाल नहीं पाई मोदी सरकार, बेच रही देश की संपत्ति। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी में फिर भरा 400 सीटें जीतने का दम। बोले इस बार बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। वहीं यूथ कांग्रेस का बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के दामों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले तालिबान के मसले पर पर्दे से झांक झांक कर मोहब्बत क्यों कर रही सरकार। वहीं चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। वहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े आंदोलन की योजना बनाने के लिए सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी। वहीं पंचायत चुनाव से पहले गांव को जगमगाने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का दिया निर्देश। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी धमकी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, सुखबीर सिंह बादल की रैली का किसानों ने किया जमकर विरोध। पुलिस ने बरसाई लाठियां। यह आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने गुरुवार को मोगा में नई अनाज मंडी के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज कर दिया। किसान श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की एक जनसभा का विरोध करने पहुंचे थे। किसानों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने के बाद पुलिस के साथ झड़प में 5 किसान और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। हाथापाई में किसानों और कुछ पुलिसकर्मियों की पगड़ी भी फेंक दी गई। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह श्रोमणी अकाली दल की रैली स्थल के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें भगा दिया। इस घटना में कम से कम 10 कारें और अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को जब किसान हाईवे पर जमा होने लगे तो पुलिस ने उन्हें जाने को कहा। किसानों ने कहा कि वे सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा भी लिया, जबकि किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। किसान नेता बलदेव सिंह जीरा ने कहा कि पुलिस कार्रवाई उन्हें श्रोमणी अकाली दल के नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकेगी। उन्होंने कहा कि हम दृढ़ संकल्प के साथ अपना विरोध जारी रखेंगे, क्योंकि अकाली दल के नेतृत्व ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को पेश करने के लिए भाजपा का समर्थन किया था। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। बोले अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाई मोदी सरकार, बेच रही देश की संपत्ति। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था का गलत तरीके से प्रबंधन करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश इस समय गंभीर स्थिति में है और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के लिए खतरा बनने वाली शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। बता दें कि राहुल गांधी उत्तर केरल जिले में जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। इसी दौरान अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रही है। देश ने पिछले 70 वर्षों में जो कुछ भी बनाया है उसे मोदी जी अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के हवाले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी निजीकरण की योजना तार्किक आधार पर थी। उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर कहा कि हमने रणनीतिक उद्योगों का निजीकरण नहीं किया। उदाहरण के तौर पर रेलवे है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस को हर स्तर पर हमारी संपत्तियों की इस तेजी से हो रही बिक्री का विरोध करना होगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जीडीपी के एक नए अर्थ के साथ आ गई है, जहां पर जीडीपी के बढ़ने का मतलब जी फॉर गैस, डी फॉर डीजल और पी फॉर पेट्रोल के दामों में वृद्धि होना है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, एमएसएमई, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, वेतनभोगी और ईमानदार उद्योगपतियों का डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के 4 से 5 मित्रों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हमें इन ताकतों का मुकाबला करना होगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने यूपी में 400 सीटें जीतने का किया ऐलान। बोले इस बार बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। गुरुवार को जनक्रांति यात्रा के समापन समारोह में अखिलेश यादव ने कहा कि ये यात्रा जिन इलाकों से होकर निकली है वहां पर भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए समाजवादियों ने इस बार 400 पार का नारा चुना है। अपने पिता
और सपा के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अचानक कार्यालय पहुंचने से उत्साहित अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। भाजपा से जनता त्रस्त है, किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं कर पा रहे, इस वजह से महंगा है। मिलावट करके महंगाई को कम करना चाहिए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही कहा कि इस बार सपा उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी का यूपी में सफाया हो जाएगा। और बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस का बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के दामों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई गैस सिलेंडर के दामों और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि मोदी सरकार देशवासियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में आई थी। आज गरीब के लिए महंगा सिलेंडर लेना भी मुश्किल हो गया है। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम भी 1000 के पार जाने को तैयार हैं। इसी प्रकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आग लगी है। महंगाई आसमान से भी ऊपर जा रही है और सरकार गरीब जनता की पुकार सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि कर जनता को किस बात की मोदी सरकार सजा दे रही है। गैस सिलेंडर के दामों में 190 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। श्रीनिवास बीवी ने यह भी कहा कि देश पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है और उसकी देश विरोधी नीतियां हैं। आपको बता दें कि फिलहाल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने भी कहा कि मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान गैस सिलेंडर के दामों में दोगुने से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता को महंगाई के कुचक्र में फंसा दिया है, लेकिन सरकार पर इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि इस अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी भैया पवार, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रणविजय सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सभी ने मिलकर मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले तालिबान के मसले पर पर्दे से झांक झांक कर मोहब्बत क्यों कर रही सरकार। ये आपको बता दें कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद भारत ने तालिबान के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान से बातचीत को लेकर मोदी सरकार को अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तालिबान के साथ दवा छिपा संबंध क्यों रख रही है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि ये सरकार शर्मा क्यों रही है, पास आते भी नहीं और चिलमन से हटते भी नहीं, पर्दे से झांक झांक कर मोहब्बत क्यों की जा रही है। अरे खुलकर बोलिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, देश के मामले में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और बड़ी खबर, चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। हाई कोर्ट ने जिस आधार पर जांच के आदेश दिए हैं वो एक तरफा है। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। ममता सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट दुर्भावना से ग्रसित है। जब राज्य सरकार हिंसा की जांच कर रही है तो फिर सीबीआई से जांच कराना राज्य के अधिकारों का हनन है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी को पैनल बनाने का अधिकार दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होना चाहिए। यूपीएससी की कभी कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस काम के लिए वो सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव में हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार ने याचिका दाखिल की है।
और ये बड़ी खबर, राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े आंदोलनों की योजना बनाने के लिए सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी। ये आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े आंदोलनों की योजना बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमेटी का गठन कर दिया है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी इस 9 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार महंगाई को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर हमला करती आ रही है। रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतों को लेकर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों से गन्ने की खरीद का मूल्य बढ़ाने का सरकार से आग्रह करते हुए गुरुवार को कहा कि पिछले 3 सालों में गन्ने की कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई, जबकि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में पंचायत चुनाव से पहले गांव को जगमगाने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के दिए निर्देश। ये आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले गांव को जगमगाने की तैयारी कर ली गई है। सभी गांव को सोलर लाइटों से रोशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थलों के चयन को लेकर सर्वे ठीक से कर लें। सभी स्थलों का चयन एक ही साथ कर लें। सोलर स्ट्रीट लाइट को लगाए जाने के क्रम में स्थल चयन इस प्रकार हो कि कोई भी इस योजना से वंचित न रहे। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री के समक्ष एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण रखा। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को लेकर योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। अगली बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी धमकी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए अपने 2 विधायकों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। पार्टी ने कहा कि अगर उन्होंने 7 दिन में विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं। बागदा से भाजपा विधायक विश्वजीत दास मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि विधायक तन्मय घोष सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 213 सीटें जीतने के बावजूद तृणमूल विपक्षी विधायकों को अपने दल में लाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में 2 विधायक सत्ताधारी दल में शामिल हो गए। दोनों विधायकों ने पिछले 4 महीनों से भाजपा के साथ कोई संपर्क नहीं रखा और पार्टी के सभी कार्यक्रमों और बैठकों से अनुपस्थित रहे। अब वे अपने फायदे के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस ने दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि विधानसभा में सत्ताधारी दल के नेता पार्थ चटर्जी ने खुद दास को शामिल किया था। उन्होंने कहा कि अपने दोनों विधायकों को पत्र भेजा है और उनसे अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है, अन्यथा हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तृणमूल कांग्रेस को हमें पहले के विपक्षी दलों की तरह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये भाजपा है और हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी सरकार ने लगाई देश की संपदा की क्लियरेंस सेल, पूरी पीढ़ी हो जाएगी बर्बाद। ये आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। इसे लेकर सरकार का कहना है कि इसके तहत ट्रेन, रेलवे स्टेशन लेकर हवाई अड्डे और सड़क जैसी बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में निजी कंपनियों को शामिल किया जाएगा तथा संसाधन जुटाया जाएगा और संपत्तियों का विकास होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा और एक निश्चित समय के बाद उनका नियंत्रण लौटाना अनिवार्य होगा। लेकिन अब सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो कुछ भी बनाया उसे बीजेपी बेच रही है और अगर सरकार नहीं रुकती है तो पूरी पीढ़ी को इसका अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश की संपदा की क्लियरेंस सेल का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार पूरी पीढ़ी को खत्म कर देगी। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल ने चुनाव आयोग को दी जानकारी। कहा अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले उपचुनाव कराने को है तैयार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों में लंबित उपचुनाव अक्टूबर में दुर्गा पूजा उत्सव के पहले हो सकते हैं और राज्य प्रशासन उस समय उसे आयोजित करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। राज्य के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि त्योहारों का दौर 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इस समय चुनाव कराना असंभव है, इसलिए राज्य ने आयोग से त्योहारी
सीजन की शुरुआत से पहले चुनाव कराने को कहा है। अधिकारी ने कहा कि हमारे पास 1 महीने से अधिक का समय है। अगर आयोग सभी 7 सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करता है तो दुर्गा पूजा से पहले चुनाव कराना संभव है। और बड़ी खबर, पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को दिया एक और बड़ा झटका, संसदीय दल के अध्यक्ष पद से हटाया। यहां आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद से चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। पशुपति पारस ने एक और पद से चिराग पासवान को हटा दिया है। पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर संसदीय दल के नेता के पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया। अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। चिराग पासवान की जगह सांसद वीणा देवी को पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। वीणा देवी वैशाली सीट से लोकसभा सांसद हैं। उनको पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की घोषणा करने के बाद पशुपति कुमार पारस ने अपने 3 सांसदों के साथ मनोनयन संबंधी पत्र भी दिया है। इस दौरान पशुपति कुमार पारस के साथ सांसद प्रिंस राज और चंदन कुमार भी मौजूद थे। और बड़ी खबर, 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों के लिए ईवीएम मशीन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। यहां आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए ईवीएम मशीन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से 6 राज्यों में हो चुके विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव याचिकाएं दायर करने की समय सीमा तय करने की गुहार लगाई है। आयोग ने अपनी अपील में इस्तेमाल हुए ईवीएम मशीन व वीवीपैट को रिलीज करने की मांग की है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई को तैयार हो गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।